Jain cadets, welcome to Mission Possible. My name is Shivam and I wish you all a very happy Independence Day. स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड एक लंबे अरसे के बाद मैं फिर आपके बीच आ गया हूं एक धमाकेदार कंटेंट के साथ। जैसा कि आप जानते हो कि आज से ठीक 90 दिन बाद आपका एनडीए रिटन एग्जाम है और उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, अब मैं यहाँ से आपको हर दिन गाइड करने वाला हूँ अपने वीडियो के साथ, अपने एक अमेजिंग कंटेंट के साथ। जैसा कि आप जानते हो कि साइंस में मैं आपको अमेजिंग कंटेंट्स तो देता ही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर आप जीएटी का भी दीजिए कंटेंट हमें और सर करंट अफेयर्स का जरूर दीजिए। तो आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक करंट अफेयर्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सीरीज करंट अफेयर्स की सीरीज है जो कि आपके ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और मैं आपको यहाँ पे सारा चीज को कंपाइल हुए में आपको करंट अफेयर्स करा दूंगा। तो अगर आप करंट अफेयर्स आप किसी मैगजीन से या कहीं और से आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे करंट अफेयर्स की सीरीज देखकर आप सारे के सारे क्वेश्चंस करके आओगे। अगर 8 to 10 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं तो आप 80% क्वेश्चंस इजीली करके आ जाओगे सिर्फ इस सीरीज के साथ। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं बहुत ही अमेजिंग कंटेंट्स, ना ही सिर्फ जीएटी का बल्कि हमारी टीम लेकर आ रही है आपको मैथ्स, इंग्लिश एंड एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट को लेकर अमेजिंग कंटेंट के साथ, जो कि आप देखेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे। तो आओ हम देखते हैं आज का जो करंट अफेयर्स का हमारा वीडियोस है वो है इस पर बेस की। आज हम पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि क्वेश्चंस आता है। देखो मैं आपको हमेशा से बताया हूं कि मैं कुछ भी आपको कुछ फालतू नहीं कराता हूं, मैं जो कराता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने हैं। तो आप अपने बैलेंस किए रखें कि आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो। जब आप सारे सब्जेक्ट पे आपको इक्वली कमांड आप रखेंगे, थोड़ा सा मतलब बैलेंस बना के चलेंगे, तो आपको पेपर क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चंस है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप देखेंगे। आप जैसा देख सकते हो 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 में ये स्टार्ट किया गया था और सरस्वती सम्मान से हर बार क्वेश्चंस आ जाता है। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में जितने भी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं, उन सारे लैंग्वेज में पोएट्री के लिए, लिटरेचर के लिए ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और इस बार जो सम्मान दिया गया है वो एक मराठा ऑथर को दिया गया है जिनका नाम है शरण कुमार निम्बाले। और उनके किस नोवेल के लिए दिया गया है, तो सनातन नोवेल के लिए दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप याद रखना। और ये 2020 सरस्वती सम्मान है। देखो ईयर में कंफ्यूजन होता है आप लोगों को बार बार, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना आप। और ये 2020 का आपका है सरस्वती सम्मान, 2021 का अभी अनाउंस नहीं हुआ है। और ये 3 क्वेश्चन ये डाल सकता है। पहली बात तो ये मराठा ऑथर है, तो आप ये याद रखिएगा, ये जो है आपके मराठा ऑथर है कौन, शरण कुमार निम्बाले, ठीक है। और इनके नोवेल जो है सनातन के लिए दिया गया था, ठीक है। ये एक मराठी जो इनकी जो वर्क है, जो लिटरेरी वर्क है, उसके लिए दिया गया है, सनातन के लिए। और ये 2020 का है, 2021 का अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान बहुत बार यूपीएससी के, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ हर एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में भी आते हैं। इस तरीके से सरस्वती सम्मान से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कुछ अलग पूछ सकता है तो पूछेगा कौन ये सम्मान कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है और कब इसे स्टार्ट किया गया था, 1991 में स्टार्ट किया गया था। तो 3-4 पॉइंट है जो आप जरूर याद रखना, के बिरला फाउंडेशन, ये भी आप जरूर याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2019 के लिए किसको दिया गया था। 2018 जो दिया गया था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था और 2019 जो दिया गया है वो अपने साउथ सुपरस्टार, जो कि आप जानते हो उनका स्टाइल तो निराला ही है, रजनीकांत जी को।
लेजेंडरी एक्टर हैं और उनके वर्क के लिए इस बार 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो रजनीकांत को दिया गया। 2020 का नहीं है, अभी 2020 का अनाउंस नहीं हुआ है, 2019 का है, वो किसको दिया गया? रजनीकांत को दिया गया है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट रखना। इसके पहले 2018 का, अगर सपोज दैट कभी कभी एक साल पीछे करके भी पूछ देता है, तो वो मिला है अमिताभ बच्चन को। तो ये आप याद रखना। फिर आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब हैज अपॉइंटेड सोनू सूद एज इट्स कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर। सोनू सूद का नाम तो किसी से छिपा नहीं है, आप जानते ही हो। और अभी तो वो बहुत ज़्यादा सबके लिए भगवान हो गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने आगे आकर कोविड-19 पेंडेमिक में लोगों की मदद करी, उनके वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग और लोगों के चाहने वालों की कमी नहीं हो गई है। वो जो ह्यूमैनिटी के लिए जो उन्होंने काम किया है, वो मतलब जिसे कभी भूला नहीं जा सकता है। और वो रियली भगवान समान है। जिस तरीके से लोगों को आके आगे बढ़ के उन्होंने मदद की है, उनको जरूर सैल्यूट बनता है कि अगर इस तरीके से सारे लोग सोचने लगे तो हमारी आधी समस्याएं ही खत्म हो जाएगी। तो ये उनको पंजाब गवर्नमेंट ने कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। किनको? सोनू सूद जी को। आप जानते हो उनकी मूवी भी आपने देखा होगा, दबंग वबंग, और भी बहुत सारी मूवीज हैं उनकी। ठीक है। कैशलेस, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट है कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम वर्थ ₹5 लाख लॉन्च्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट टू ईच फैमिली टू द स्टेट। कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, और ये इसके तहत 5 लाख रुपया दिया जाएगा हर फैमिली को, टू ईच फैमिली ऑफ द स्टेट। ठीक है। तो ये कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इजिली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आता है विजडम ओडीआई क्रिकेटर्स ऑफ द डिकेड्स। विराट कोहली विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने जा चुके हैं, और विजडम क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स, डिकेड्स मतलब पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर विजडम क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स चुना जाता है, और इसमें चुना गया है विराट कोहली को। इसके पहले 2000 से 2010 के बीच में मुथैया मुरलीधरन को चुना गया था, जो श्रीलंका के जो स्पिनर बॉलर हैं, जिन्होंने बहुत मोर देन 700 टेस्ट विकेट्स ले चुके हैं, तो उनको चुना गया था। इस बार जो है विजडम ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स विराट कोहली, none other than विराट कोहली। I am die-hard fan of विराट कोहली and he really deserves to get this विजडम ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स। जिस तरह से उन्होंने 10 साल का परफॉर्मेंस किया है, और जिस तरीके से हर बार आईसीसी ओडीआई ऑफ द प्लेयर चुने गए हैं, मोस्टली 3-4 ईयर्स कंसेक्यूटिवली उनको बनाया गया है, तो उसमें ये डिजर्व करते हैं। तो विजडम क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स विराट कोहली को चुना गया, राइट। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सब इंपॉर्टेंट इंडिसेस, देखो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, और इसको याद करने का भी तरीका है, याद कर लो एक बार। जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, देखो पेपर में आने वाले चांसेस रहते हैं। ये सर इंडिसेस से भी पूछते हैं, और इंडिसेस से क्या क्वेश्चन पूछते हैं अब मैं वो तुम्हें बताऊंगा। देखो इंडिसेस से 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस कि ये इसमें फर्स्ट रैंक कौन है, जो फर्स्ट रैंक होता है इंडिसेस में वो किसका है, इंडेक्स में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किसका फर्स्ट रैंक है, और इंडिया का रैंक क्या है, और ये कौन देता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन देता है। तो ये 3 चीजें क्वेश्चंस पूछी जाती है, और हमेशा आते रहता है ये क्वेश्चंस। बहुत सारे इंडेक्स है, जेंडर गैप इंडेक्स है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, करप्शन इंडेक्स है, और बहुत सारे इंडेक्सेस है। मैं आपको यहाँ पे लेकर आया कुछ सम इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, जिसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रेस की आज़ादी से है। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि इंडिया में प्रेस की आज़ादी बहुत ही कम हो गई है, जिस तरीके से मतलब यहाँ पे आज़ाद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। तो उस क्रम में देखेंगे तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम नहीं है, इंडिया में बहुत रैंक इसकी गिर चुकी है, अभी 142 है इंडिया का रैंक है, और जो फर्स्ट रैंक है वो किसका है, नॉर्वे का है। वहाँ सबसे ज़्यादा आज़ादी है प्रेस को, जो अपना 4th पिलर ऑफ बोलते हैं, और 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं मीडिया को, उसमें जो है इंडिया में जो रैंक है, इंडिया का रैंक है 142 है, 42 है, राइट। और रिलीज करता है, ये जरूर आप याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जारी करता है क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को, इंडेक्स को, 2021 का 142 इंडिया का रैंक है, फर्स्ट है नॉर्वे का। तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, राइट। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें फर्स्ट रैंक है आइसलैंड का ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, और इंडिया का रैंक है 140, अर्लियर इसका रैंक था 112, लेकिन इस बार जो है
ये 2021 में 140 हो चुका है, तो ये आप याद रखना। रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 3 तरीके से पूछता है क्वेश्चंस। देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 3 तरीके से बार बार पूछा है इसने क्वेश्चंस। क्या पूछा है कि ये पूछ लेता है कि इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक क्या है, और इसे कौन रिलीज करता है। तो कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, तो ये जरूर आप याद रखना, राइट। तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट देखते हैं, एक है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें फर्स्ट रैंक किसका है भाई, स्विट्जरलैंड का है, याद रख लेना। और वो तुम भी जानते हो कि स्विट्जरलैंड किस तरीके से ग्रोथ किया है, कितने बाद में कंट्री बना, और जिस तरीके से ग्रोथ लेवल है, तो उसमें कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रहता है। और एक टॉप पे रहने का और भी रीजन है कि ये जो रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये स्विट्जरलैंड का ही इंस्टीट्यूट है, ये स्विट्जरलैंड का ही है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। 43rd जो है वो इंडिया का रैंक है, राइट, और फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड का, तो आप ऐसे भी याद करते हो। और ये इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड ही करता है, तो आप ये जरूर याद रखना। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ये ऑपरेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्या है, लॉन्च बाय इंडियन नेवी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन टैंकर फॉर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। किसने चलाया था, इंडियन नेवी ने। किसने चलाया था, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया था, जिसमें ये क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन किया था रिलीफ मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो ये आप याद रखना ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं वैक्सीन्स के लिए। देखो वैक्सीन्स आप इंडिया में कौन कौन से, बहुत सारे वैक्सीन्स आई है जो इंडिया में अभी है, जो 2 बहुत ज़्यादा जो फेमस है और जो बहुत सारे लोगों को आपने, अगर आप वैक्सीनेटेड होंगे, इफ यू आर वैक्सीनेटेड, तो आपने या तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाया होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी शुरू में इसी की थी और यही लगा। अब तो स्पुतनिक भी आ गया, स्पुतनिक 5 जो रशिया ने बनाया, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन जो फ्री में जो आप वहाँ जाके करते हो, तो उसमें ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही होता है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसे किसने मैन्युफैक्चर किया था, डेवलपर कौन था इसे, और ये कौन से टाइप का है, और ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बारे में। और भी जॉनसन एंड जॉनसन ने भी बनाया था, एक जॉनसन को एक वैक्सीन बनाया था, तो वो भी बनाया था, और बारी चीजें। लेकिन ये 3 जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो अगर पूछेगा तो इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बाकी तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो कोविशील्ड के बारे में आप देख लो, टाइप जो है इसका वायरल वेक्टर का टाइप है, ये टाइप भी पूछ सकता है, क्योंकि mRNA का भी टाइप बना है, फिर इनएक्टिवेटेड का भी टाइप बना है। ये वायरल वेक्टर का टाइप है, डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनिका। ये ब्रिटिश स्वीडिश एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसने इसको डेवलप किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनिका। मैन्युफैक्चर किया है एस्ट्राजेनिका ने, बहुत ज्यादा मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसका एस्ट्राजेनिका ने। इंडिया में जो मैन्युफैक्चर किया है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया में कोविशील्ड को किसने मैन्युफैक्चर किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये आप जरूर याद रखना। तो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ब्रिटिश स्वीडिश एमएनसी है, मैन्युफैक्चर किया था एस्ट्राजेनिका ने, ठीक है। और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे मैन्युफैक्चर किया था, जिसका पूना वाला जो डायरेक्टर थे, सीईओ थे, जो बाद में लंदन चले गए थे, बहुत बड़ा इशू बना था। यहाँ पे बहुत उनको धमकी वाले कॉल्स मिल रहे थे, थ्रेटन कॉल आ रहे थे, इस वजह से वो चले गए थे। यहाँ पे प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और जनरली अगर आप वैक्सीनेटेड होंगे तो कोविशील्ड से जरूर होंगे। मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ और मैंने कोविशील्ड लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आ जाओ देखते हैं कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के बारे में देख लो भाई, कोवैक्सीन को किसने बनाया, कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनिका ने बनाया था। कोवैक्सीन ये इंडिया में बनी हुई है भाई। टाइप जो है इनएक्टिवेटेड वायरस का है, डेवलप बाय भारत बायोटेक। आईसीएमआर कर लेना इसे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये है आईसीएमआर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इंडिया ने इसे बनाया हुआ है।
और इसको मैन्युफैक्चर भी किया है भारत बायोटेक ने। ये मैन्युफैक्चर किया है, डेवलप नहीं। डेवलप तो वो भारत बायोटेक और ICMR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने किया था, इसको मैन्युफैक्चर किया था भारत बायोटेक ने, ठीक है। और स्पुतनिक 5 टाइप जो है इसका भी वायरल वेक्टर का ही टाइप है। डेवलप एंड मैन्युफैक्चर बाय गमालिया रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट्स, रसिया का ही किया है। तो ये आपको पूछ सकता है, जनरली आप रसिया भी याद रखोगे होगा, और वहाँ का एक इंस्टीट्यूट ने किया था, कौन ने, डेवलप बाय गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, रशिया ने किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट था। वैक्सीन है, 3 वैक्सीन को जरूर आप याद रखना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसको आपको जरूर पता होनी चाहिए। आज हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। रिसेंट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स, अभी 5 स्टेट में इलेक्शंस हुए थे, असेंबली इलेक्शंस हुए थे, और उसके रिजल्ट क्या रहे। रिजल्ट तो आपको ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, पूछता भी है ऐसे क्वेश्चंस, तो वो आप याद रखना। तमिलनाडु में कौन से MK स्टालिन बने थे, और इनके पार्टी का नाम है DMK नाम है, राइट, तो आप ये याद रख सकते हो। केरला में जो है LDF के थे, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और उनके जो चीफ मिनिस्टर बने थे मिस्टर P Vijayan, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। वेस्ट बंगाल जो आप जानते हो TMC, ममता दीदी, बीबी नेमनी और ममता बनर्जी इनकी चीफ मिनिस्टर है, TMC तृणमूल कांग्रेस। और आसाम में BJP गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें जो CM बने थे हिमांता बिस्वा शर्मा बने थे, राइट, तो हिमांता बिस्वा शर्मा। और पुदुचेरी में N रामास्वामी बने थे। तो ये 5 चीफ मिनिस्टर का नाम आप जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और यहाँ के आ सकते हैं क्वेश्चंस, पूछ सकते हैं कि किस चीफ मिनिस्टर कहाँ है, और पार्टी से तो जनरली नहीं पूछेंगे, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं मिल्खा सिंह के बारे में। वो मिल्खा सिंह लेजेंडरी अपने एथलीट, जिनका सपना था कि इंडिया का कोई भी एथलीट मेडल लेके जरूर आए इंडिया में ओलंपिक से, और इस बार नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया। सैल्यूट टू हिम, कि आज हम लोग गर्व से कह पा रहे हैं कि हमने भी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए, और इसका सूखा उन्होंने खत्म कर दिया। उनका भी सपना था कि कोई गोल्ड मेडल लेकर आए, हालांकि मिल्खा जी अभी नहीं है, उनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था, और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, उनकी जून में अभी 2021 में अभी डेथ हुई थी उनकी, और ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, अब देखो क्या है, ओनली एथलीट टू विन गोल्ड मेडल एट 400 मीटर एट द एशियन गेम्स एज वेल एज द कॉमनवेल्थ गेम्स। 1948 और 1952 के एशियन गेम्स में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल लाया था, और उसके बाद से कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है 400 मीटर के रेस में। इन्होंने रोम ओलंपिक 1962 के रोम ओलंपिक में इन्होंने 4th प्लेस आया था इनका। अगर वो 3rd प्लेस पर आए रहते तो डेफिनेटली मेडल लेके आते, या 2nd प्लेस या 1st प्लेस पे, लेकिन 4th प्लेस आया था, तो उसमें मेडल से चूक गए थे। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, और ये नो डाउट लेजेंडरी एथलीट थे, और इन पर तो मूवी भी आ चुकी है जिन्होंने फरहान अख्तर ने बनाया था, भाग मिल्खा भाग, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताना चाहा, और यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि इस तरीके के मैं आपको कंटेंट्स दूं, करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप हमें सपोर्ट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सही में आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, और आपको इससे भी बेहतर कंटेंट्स देते रहूं। NDA के पेपर तक मैं आपके साथ हमेशा हर दिन जुड़ा हूं, और साइंस के खतरनाक कंटेंट लेकर मैं आ रहा हूं, ताकि आप मोर देन 150 मार्क्स को इजिली लेकर आए, और अपने एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं करें, अब जे एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स, मोर देन 450 प्लस मार्क्स के साथ क्लियर करें। ये मेरा वादा है, और इसके लिए मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं कि नहीं, इसे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं नेक्स्ट कंटेंट लेकर आ रहा हूँ साइंस का, और GAT का कंटेंट, करंट अफेयर्स की सीरीज चलते रहेगी। तो इस तरीके से आपको मिशन पॉसिबल यूट्यूब चैनल पर इस तरीके के कंटेंट्स हमेशा मिलते रहेंगे। तो आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद।